टैक्स में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 2 का हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया था। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर है। जी, चैप्टर नंबर 2 में हमने स्टार्ट किया था जो रिटर्न का सेकंड पार्ट था, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। हमने रिटर्न बनाना सीखना था। चैप्टर नंबर 1 रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो अपर मोस्ट पार्ट था रिटर्न का, हमने वो डिस्कस किया। और अब सेकंड पार्ट जो है वो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम हमने सीखना था और हमने ये पढ़ लिया था कि computation of taxable income, there are 5 heads of income: income from salary, income from property, income from business, income from capital gains and income from other sources। और हमने स्टार्ट किया था इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, ठीक है। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने पहले डिस्कस किया कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप क्या होता है। सेकंड हमने डिस्कस किया कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, ठीक है। और रिसीट बेसिस का हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा कि इन व्हेन सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स, तो फिर ऑप्शन होता है एम्प्लॉय के पास कि वो अपनी सैलरी एक्रूअल बेसिस पे भी टैक्सेबल कर सकता है। और इसके लिए जो एग्जांपल नंबर 2 था वो हमने सॉल्व किया। एग्जांपल नंबर 1 अभी आप नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 करने की जरूरत नहीं है जी। एग्जांपल नंबर 2 के बाद एग्जांपल नंबर 3 है। मैंने आपको कहा था ओनली इन वन केस, अगर फॉर एग्जांपल कभी किसी एम्प्लॉय को सैलरी एडवांस में मिल जाए, एडवांस सैलरी मिल जाए जैसे कि, तो फिर हम क्या करेंगे? तो एक्सेप्शन में मैंने क्या लिखवाया था कि सिर्फ और सिर्फ एक केस में सैलरी एक्रूअल बेसिस ऑप्शन आ जाता है अगर आपको सैलरी रिसीव्ड हो इन एरियर्स। अगर एडवांस सैलरी हो तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा होगा? हमेशा रिसीट बेसिस वाला। एडवांस में कैसे हो सकता है? एडवांस में ऐसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2019 और टैक्स ईयर 2020, दोनों सालों में मैंने जो है 12 महीने काम करना है, लेकिन टैक्स ईयर 19 में मुझे जरूरत पड़ गई। मैंने कहा टैक्स ईयर 19 1 जुलाई 18 से स्टार्ट हुआ और 30 जून 2019 को खत्म हुआ। 25 जून 2019 मतलब हमारे टैक्स ईयर से 5 दिन पहले, खत्म होने से पहले, एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, 1 लाख रुपए सैलरी है, मुझे 3 महीनों की सैलरी एडवांस दे दे। एम्प्लॉयर ने दे दी। तो एम्प्लॉय को इस साल में 12 महीनों की सैलरी मिली टैक्स ईयर 2019 की, और 3 महीनों की सैलरी मिली टैक्स ईयर 2020 की टोटल। तो इधर उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी होगी? इधर उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी होगी 1.5 मिलियन और इधर उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी होगी 9 लाख। कोई ऑप्शन नहीं है एक्रूअल बेसिस वाला। ये एडवांस सैलरी किस पे टैक्सेबल होगी? रिसीट बेसिस पे। मैंने एक्सेप्शन पढ़ाते हुए बताया था, ये लिखवाया था प्रॉपर, कि सिर्फ और सिर्फ एक केस में ये एक्सेप्शन अवेल किया जा सकता है और वो है जब सैलरी इन एरियर्स में। ठीक हो गया जी। अच्छा, हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में स्टार्ट किया था के बेनिफिट्स के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया था कि एनी काइंड ऑफ बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय और टू हर एम्प्लॉय, जो भी है, अगर एम्प्लॉयर कंपनी है तो बाय इट्स एम्प्लॉयर to its employees shall be taxable under the head income from salary। उन बेनिफिट्स पे आते हैं। उन बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है बेसिक सैलरी। जो आज तक हमें, जिन बच्चों ने टैक्स नहीं पढ़ा, आज तक हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी को सैलरी ही समझते थे। अब ये
टैक्स में आपको पता चल जाएगा कि सैलरी, बेसिक सैलरी जितनी भी मिलती हो वो टोटली टैक्सेबल होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। टोटली टैक्सेबल का मतलब क्या है? टोटली टैक्सेबल का मतलब यह है कि जितना भी अमाउंट बन जाएगा वो हम इंक्लूड करेंगे, मिलता जाएगा वो हम इंक्लूड करेंगे पूरे साल का, पर मंथ जितना भी मिलता हो मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे और वो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड होगा। एक और बात जहन में याद रखिएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में हम जितनी चीजें हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद बेनिफिट्स हम शुरू करने लगे हैं, एक बात आप माइंड में बिठा लीजिएगा कि जो जो चीजें, जैसे मैंने बेसिक सैलरी पढ़ ली, ठीक है, अब इसमें हम और चीजें पढ़ते जाएंगे और हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जब इन सबको इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर खत्म होगा तो इधर एक फिगर कैलकुलेट होगा, उसको हम कहेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने ये बता दिया, मैं बार बार कह रहा हूं चैप्टर 2 हम जब तक पढ़ेंगे जो जो अमाउंट मैं कहूंगा ये इनकम फ्रॉम सैलरी, इसका मतलब ये है बेसिक सैलरी में वो सारे अमाउंट ऐड करते जाएंगे, ठीक है, जो आखिर में फाइनल फिगर आएगा वो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी है, ठीक है। अब अगर आपको आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ते हैं तो आपको पता चलता जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, सैलरी में हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने बेनिफिट्स पढ़े थे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, एनी काइंड ऑफ बेनिफिट। तो ये बेनिफिट्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने इसको कैटेगराइज किया है, इन बेनिफिट्स को क्या किया है? कैटेगराइज, ठीक है। ये बेनिफिट्स हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस, ये बेनिफिट हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ परक्विजिट्स, ये बेनिफिट्स हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनल बेनिफिट्स, और ये बेनिफिट्स हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अदर बेनिफिट्स। ठीक हो गया? ये डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट्स है जिसमें हम पढ़ेंगे 4 कैटेगरीज है बेनिफिट्स के जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम अलाउंसेस पे आते हैं। अलाउंसेस कौन से बेनिफिट्स होते हैं? अलाउंसेस हमेशा इन कैश होंगे, ऑलवेज, ठीक हो गया। और इसकी अमाउंट जो है ये फिक्स होती है, ठीक हो गया। परक्विजिट्स इन कैश भी हो सकते हैं और इन काइंड भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसकी अमाउंट जो है वो फिक्स्ड नहीं होती। अब सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, ठीक है। टर्मिनल बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या टर्मिनेशन, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप खत्म हो जाए दोनों के दरमियान, तो या तो बंदा रिटायर होता है या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टर्मिनेट करता है, उस टाइम जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं टर्मिनल बेनिफिट्स। और अदर बेनिफिट्स, इनके अलावा जो बेनिफिट्स होंगे हम जब उस पर पहुंचेंगे तो हम इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अलाउंसेस। जो बेनिफिट्स है उसमें कौन सा स्टार्ट करते हैं? अलाउंसेस। अलाउंसेस में सबसे पहला जो अलाउंस है वो है हाउस रेंट अलाउंस। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड करे, मतलब एम्प्लॉयर जो है बेसिक सैलरी और साथ में कहे कि आपको मैं पर मंथ इतना रेंट दूंगा, फिक्स अमाउंट 5,000, 10,000, 20,000 जितना भी हो। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्केल पे डिपेंड करता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी डिपेंडेंट होता है उसकी डिजिग्नेशन के ऊपर। अगर हाउस रेंट अलाउंस के मुझसे आप 5,000, बेशक सीपी वाले मुझे 5,000 रेंट दे रहे हैं, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, और मैं पे कर रहा हूं 50,000 रेंट, तो ये नहीं होता। जितना मुझे फायदा मिल रहा है, मुझे कितना मिल रहा है?
रेंट के बदले, घर के रेंट के बदले 5000। लॉ कहता है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जितना भी हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा वो होगा टोटली टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम बेसिक सैलरी में ये भी ऐड करो अगर मिलता है। ठीक हो गया। इसके बाद है नंबर सेकंड अलाउंसेस में कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस भी टोटली टैक्सेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। जितना भी अमाउंट मिलेगा वो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी कंसीडर होगी। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है? आने जाने के लिए अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कन्वेंस के लिए कोई अलाउंस दे दे, पैसे दे रहा हो पर मंथ, जैसे घर से ऑफिस आना और फिर ऑफिस से घर जाना, इसके लिए जिसको हम आसान अल्फाज में किराया महीने का वो दे रहा हो सैलरी के साथ ऐड करके 1000, 2000, 10,000, 50,000 जितना भी हो वो टोटली टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। और नंबर थर्ड है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे कर रहा है तो मेडिकल अलाउंस मतलब अगर एम्प्लॉय कभी बीमार पड़ जाए। अच्छा मैंने कहा ये इन कैश होता है और हमेशा फिक्स्ड अमाउंट, तो ये पर मंथ मिलता रहता है। एम्प्लॉय बीमार हो या ना हो उसको एम्प्लॉयर की तरफ से हर महीने एक अमाउंट मिलती रहती है। तो मेडिकल अलाउंस के लिए ट्रीटमेंट है कि मेडिकल अलाउंस का फार्मूला क्या है? मेडिकल अलाउंस का टोटली टैक्सेबल नहीं होगा, ये होगा एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। जी, एग्जेप्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अब ये क्या होता है कि जितना अमाउंट आपको मिलता है अगर ये आपके 10% ऑफ बेसिक सैलरी जितना हुआ मेडिकल अलाउंस तो फिर तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, फिर इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर ये ज्यादा हुआ आपकी 10% ऑफ बेसिक सैलरी से तो फिर जो है जो ज्यादा अमाउंट होगा वो क्या होगा? वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा ये जो हमने अलाउंसेस पढ़े इसके लिए आप देखेंगे एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, अलाउंसेस जो हमने पढ़ दिए उसके लिए एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, हम अब एग्जांपल पढ़ते हैं, देख लेते हैं। जी, एग्जांपल नंबर 4 में वो कह रहा है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2x15। किसका? मिस्टर फारूक। सैलरी इज रुपीज 50,000, ये 50,000 पर मंथ। जी, इसका बहुत ख्याल रखना है, अपनी आदत बनानी है कि जो अमाउंट आपको गिवन है वो पर एनम है या पर मंथ है। तो इधर कितनी है? पर मंथ। ये 50,000 बेसिक सैलरी है। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड, कंपनी मीन एम्प्लॉयर, has provided him other benefits as follows. House rent allowance है rupees 10,000 per month, PM का मतलब है per month। Conveyance allowance है rupees 10,000 per month और medical allowance है 6,000 per month। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, वही रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्मेट पहले बनाए। मिस्टर फारूक रेजिडेंट, जी, सैलरीड और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है ना। अब हम डिसीजन लेंगे, ये सैलरीड और नॉन सैलरीड का डिसीजन आप यहाँ पे नहीं ले सकते, ये हम आखिर में लेंगे। अभी से आप अपनी ये आदत बनाएंगे। टैक्स ईयर 2015, ठीक हो गया। यहां से हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। जी, ये तीनों बेनिफिट्स चूंकि मिल रही है एम्प्लॉयर से, तीनों बेनिफिट्स किससे मिल रहे हैं? एम्प्लॉयर से। तो इधर हमारी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हेड ऑफ इनकम आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और वो अभी नहीं आएंगे क्योंकि वो हमने अभी पढ़े नहीं है। अभी मैं जो चीजें लिख रहा हूं ये सैलरी में इंक्लूडेड है। ये आप वर्किंग में भी ये काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये काम मैं वर्किंग में भी कर सकता हूं। वर्किंग में, वर्किंग 1 सैलरी इनकम, मैं सैलरी इनकम फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्या है? फारूक सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी है 50,000 पर मंथ। जी,
तो 12 महीनों की, जब आपको ये ना बताया हो कि कितने टाइम उसने काम किया है, हमेशा इजम्पशन लेनी है। दो इजम्पशन हमेशा लेनी है, एक रेजिडेंट जब स्पेसिफिकली ना बताया हो, और दूसरा 12 मंथ्स की सैलरी आपने लेनी है। अगर स्पेसिफिकली ना बताया हो तो 6 लाख आ गया, ठीक हो गया। अगला क्या है, कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस कितना है, 10,000 पर मंथ जी, 120,000 टोटली टैक्सेबल। बेसिक सैलरी भी हमने पढ़ा टोटली टैक्सेबल, कन्वेंस अलाउंस भी पढ़ा टोटली टैक्सेबल, हाउस रेंट अलाउंस भी पढ़ा टोटली टैक्सेबल, ठीक है, तो ये भी टोटली टैक्सेबल। अच्छा, मेडिकल अलाउंस हमने पढ़ा एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो मेडिकल अलाउंस मिल कितना रहा है, 6,000 पर मंथ इंटू 12, तो कितना है, 72,000। अब उस रूल का मतलब क्या था, हमने पढ़ा एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। लॉ कहता है कि इतनी अमाउंट एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब यह है कि इस पे टैक्स नहीं है, कितने पे, 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी थी, 6 लाख, तो 6 लाख का 10% ले, कितना है, 60,000। कह रहे 60,000 एग्जेम्प्ट है, तो जब एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं है, 72,000 मिल रहा है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है 60,000 पे टैक्स नहीं है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी पे टैक्स नहीं है, तो वो हम 72 में से लेस कर देंगे, रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 12,000, तो वो टैक्सेबल है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर दे। ये जो आपके पास फिगर आएगा टोटल करके, ये कितना आ रहा है, 852,000। 852,000 इसको कहते हैं टैक्सेबल सैलरी इनकम। टैक्सेबल इनकम नहीं, इसको क्या कहते हैं, टैक्सेबल सैलरी इनकम जी। तो वर्किंग वन से हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी आई कितनी, 852,000, ठीक हो गया। हमारे पास कोई और हेड ऑफ इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, कैपिटल गेन्स नहीं है, अदर सोर्सेज नहीं है, तो यही हमारी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टैक्सेबल इनकम। अच्छा, नोट्स में जो है वो टैक्स लायबिलिटी नहीं फाइंड की, मैं फाइंड करता हूं, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट में नहीं है, आपको समझने के लिए। अब हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। यहां जब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी करेंगे तो आपने एक डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, यहां पे भी। मैंने कहा था कि जब भी इंडिविजुअल होगा तो सैलरीड और नॉन सैलरीड का फार्मूला बताया था, फर्स्ट लेक्चर में देख ले कि सैलरीड और नॉन सैलरीड का फार्मूला है इनकम फ्रॉम सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज जी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आई आपके पास, 852,000। टैक्सेबल इनकम कितनी आई, वो भी 852,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, तो ये रेट कितना आ जाएगा, 100%। तो अगर इफ ये परसेंटेज अगर आपको याद हो, मैंने बताया था, इफ दिस परसेंटेज इज मोर देन 75%, तो फिर क्या कहलाएंगे, सैलरी, फिर क्या होगा, सैलरी। तो हमारा ये वाला डिसीजन क्या आ गया, सैलरी। ये सैलरी और नॉन सैलरी मैंने आपको कहा था क्यों फाइंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेट्स के लिए। अब आपके पास टैक्स रेट्स है, टैक्स रेट्स दो तरह के हैं, एक इंडिविजुअल नॉन सैलरी एओपी के, और नीचे वाले रेट्स जो है वो इंडिविजुअल सैलरीड इंडिविजुअल के हैं। तो सैलरीड इंडिविजुअल में आप देखेंगे, इधर भी आप लिख सकते हैं या उधर लिख ले, कोई सैलरीड इंडिविजुअल में देखेंगे तो 852,000 पे कितना टैक्स है, टैक्स ऑन रुपीज 852,000 कौन से स्लैब में फॉल कर रहा है, आई थिंक इस स्लैब में फॉल कर रहा है 6 लाख वाले में। टैक्स ऑन रुपीज 6 लाख, 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। 5% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 6 लाख, तो 6 लाख से ज्यादा अमाउंट कितनी है, 852 में 6 लाख लेस करें तो एक्सीडिंग अमाउंट आ जाएगी, कितनी आ गई, 252,000 इंटू 5%। जितना भी अमाउंट आ जाए, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, ये आपकी क्या हो जाएगी, टैक्स लायबिलिटी जी। तो इसमें दो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई कि ये प्रैक्टिकली हम कैसे फाइंड करते हैं सैलरीड और नॉन सैलरीड, ठीक हो गया। वो यहाँ पे वर्किंग भी कर सकते हैं और आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं।
समझ में आ रही बात? ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 252,000 का 5% ले लेंगे, वो आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो दोनों चीजें, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अब हम आहिस्ता आहिस्ता दोनों चीजें सीखेंगे। जी क्लियर? ये तो थे अलाउंसेस। अच्छा, अलाउंसेस से रिलेटेड ये 3 आपको गिवन है। अलाउंसेस से रिलेटेड मैं आपको इंशाल्लाह एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है? आपने वो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऐसा, फॉर एग्जांपल आपको कहे टीएडीए, हम नाम सुनते हैं, मिलता है, ठीक है? या फिर कैश अलाउंस, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को अलाउंस मिल जाए, कैश मिल जाए, कोई भी नाम देके, ठीक है? तो ये 3 तो आपको बता दिए कि हाउस रेंट अलाउंस टोटली टैक्सेबल होगा, कन्वेंस अलाउंस टोटली टैक्सेबल होगा, मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल होगा। किसी भी नाम से आपको बता दे कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कैश पे किया है। समझ में आ रही बात? अलाउंस मिल जाए, एनी काइंड ऑफ अलाउंस, ये तो तीनों के, तो इनके अलावा एनी काइंड ऑफ अलाउंस जो हमने 3 पढ़ लिए, उसके अलावा, याद रखिएगा, उसके अलावा की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो अलाउंस क्या होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश दे दे, ठीक है? तो आपने देखना है, हमने पढ़ा था ये बेनिफिट, आपने देखना है एम्प्लॉय को बेनिफिट पहुंच रहा है, वो आप कैसे डिसाइड करेंगे? आपने इन पैसों का जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिला है, आपने एक डिसीजन लेना है कि ये पैसे जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे किए हैं, अलाउंस दे दिया है, ये क्या ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए था, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए था, या फिर ये एम्प्लॉय का के पर्सनल बेनिफिट के लिए था? आसान फार्मूला बता रहा हूं, ये एम्प्लॉय के पर्सनल बेनिफिट के लिए था। अगर ये फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज हो तो ये एम्प्लॉय का बेनिफिट नहीं है, एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब ये सारा अमाउंट टैक्स से क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। और अगर ये पर्सनल बेनिफिट के लिए है तो जितना बेनिफिट मिल जाए एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ अलाउंस, तो वो टोटली टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर? ये मैंने आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बता दिया, ये याद रखिएगा। इसके अलावा किसी भी किस्म का कैश अगर मिल जाए तो आपने इस तरह से डिसीजन लेना। ठीक हो गया जी? अगला है हमारा कॉन्सेप्ट सेकंड, बेनिफिट्स थे परक्विजिट्स। परक्विजिट्स हमने पढ़ लिया कि ये इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ इन काइंड भी हो सकते हैं। परक्विजिट्स में सबसे पहला है कन्वेंस। कन्वेंस या मोटर कार, या इसको आप कभी कभी वो व्हीकल का वर्ड भी यूज करेंगे जी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दे दी, लेकिन गाड़ी किस चीज के लिए दे दी? यूज के लिए। याद रखें, यूज के लिए। बेनिफिट दे दिया यूज के लिए, ठीक है? अगर ट्रांसफर करेगा मतलब एम्प्लॉय को कह दे कि आपकी हो गई, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इधर बात किसकी हो रही है? यूज की। कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दे दी कि जब तक आप मेरे पास जॉब करेंगे तो आप मेरी वाली गाड़ी यूज करें। आपने प्रैक्टिकली भी बहुत देखा होगा, ऑफिशियली लोगों को गाड़ियां मिलती हैं, जब वो जॉब खत्म करते हैं, रिटायर होते हैं या रिजाइन करते हैं तो एम्प्लॉयर को अपनी गाड़ी क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी दे दे यूज करने के लिए कि ये गाड़ी ले ले, ये आप मेरी तरफ से यूज करें जब तक आप मेरे पास जॉब करें, तो यहां पे आपने 2 डिसीजन लेने हैं। फर्स्ट डिसीजन, क्या लेना है कि ये जो गाड़ी यूज के लिए मिली है ये एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए यूज कर सकता है, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज है, या फिर ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए है, या फिर ये गाड़ी एम्प्लॉय के पर्सनल
प्लस ऑफिशियल दोनों के लिए, बोथ पर्पजेस के लिए। ठीक हो गया। पहला डिसीजन क्या लेना है, जब एम्प्लॉय को गाड़ी दे यूज करने के लिए, तो आपने देखना है ये ऑफिशियल एम्प्लॉयर का केस से आपने सिर्फ ऑफिस का काम करना है और काम नहीं करना, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है भाई, वो एम्प्लॉय का काम कर रहा है ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए, फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, फिर गाड़ी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं। अगर पर्सनल यूज के लिए है तो फिर बेनिफिट है, मतलब फायदा है, तो इसके लिए आपने परसेंटेज डिसाइड करना है 10%। और अगर पर्सनल प्लस ऑफिशियल एम्प्लॉयर कहता है जी, तो अगर ये सिर्फ पर्सनल यूज के लिए हो तो इधर आपने जो डिसीजन मैंने आपको कहा था वो डिसीजन ले लिया, पर्सनल यूज के लिए है, ठीक है। इन तीनों में और है, अगर ऑफिशियल तो एग्जाम कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर पर्सनल यूज के लिए है तो 10%, अगर पर्सनल यूज के लिए नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी है कि भाई मेरे ऑफिस के काम भी किया करो, ठीक है, और ऑफिशियल ड्यूटीज, पर्सनल का मतलब है कि सिर्फ आप अपने लिए यूज करो, ऑफिस का काम होगा मैं आपको दूसरी गाड़ी दे दिया करूंगा, ठीक है, ये आपकी फैमिली की गाड़ी। और अगर ऐसी गाड़ी हो, ये वाला केस ज्यादा होता है कि आप अपने घर में भी यूज करो, ठीक है, फैमिली के लिए भी यूज करो और मेरे ऑफिस के काम भी इसी में करते रहो, मतलब ऑफिस में भी आते जाते रहो इस काम में, कहीं ऑफिस के काम से आउट ऑफ सिटी जाना हो तो ये गाड़ी आपके लिए है, ठीक है। तो फिर इधर परसेंटेज आएगा 5%, ठीक है। ये डिसीजन क्यों लेना है कि आपने डिसाइड करना है कि 10% लेना है या 5%। अब 10% और 5% ऑफ व्हाट आपने लेना है, ठीक है, तो इसके लिए फर्दर आपको एक सेकंड डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो सेकंड डिसीजन क्या होगा वो आप कैसे लेंगे। आपने डिसाइड करना है कि ये गाड़ी एम्प्लॉयर की परचेज्ड, मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो गाड़ी दी है वो एम्प्लॉयर की अपनी है, ओन गाड़ी है, परचेज्ड गाड़ी है, ठीक है, या फिर ये गाड़ी जो है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो दी है ये लीज्ड गाड़ी है, मतलब लीज पे दी हुई है। समझ में आ रही बात। अगर ये परचेज्ड गाड़ी हो तो ये 10% आपने लगाना है, मल्टीप्लाई करना है, ये 10% आपने लेना है कॉस्ट का। फॉर एग्जाम्पल आपको केस बता दे कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी फॉर पर्सनल यूज, ओनली फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, और वो एम्प्लॉयर की परचेज्ड गाड़ी थी और उसकी कॉस्ट थी ₹1 मिलियन, ठीक है। तो आप 1 मिलियन का 10% ले ले, कितना आ गया, 1 लाख ₹1 लाख जो है ये एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब ये बेनिफिट हो। हम कहेंगे कि इस गाड़ी से एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट हो रहा है पूरे साल का, 1 लाख, ठीक हो गया, पूरे साल का 1 लाख, ठीक हो गया। और अगर ये गाड़ी लीज हो तो फिर आपने ये परसेंटेज लगाना है फेयर मार्केट वैल्यू पे, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की जिस दिन गाड़ी लीज कराई थी, इंसेप्शन ऑफ लीज। बेशक वो गाड़ी 10 साल पहले क्यों ना लीज कराई हो, लेकिन कंडीशन क्या है, आज भी लीज पे, आज भी लीज पे हो 10 साल पहले, तो आज की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेनी, 10 साल पहले जब लीज कराई थी उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, ये परसेंटेज फिर उस पे लगाना। समझ में आ रही बात। फॉर एग्जांपल आपको कहे कि फेयर मार्केट वैल्यू इंसेप्शन डेट पे थी फेयर मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 लाख, तो फिर आपने 10% इधर भी और आ गया, तो फिर आपने 10% किसका लेना है, 5 लाख पे। अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की अपनी ना हो, लीज्ड गाड़ी हो, तो फिर 50,000 उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगा। अच्छा, इधर ये भी हो सकता है कि आपको बता दें कि गाड़ी उसकी पर्सनल और ऑफिशियल दोनों पर्पस के लिए है, तो फिर 10% की कितना परसेंट आ जाएगा, कीजिएगा 5%। फिर 5% या तो कॉस्ट का लेना है या फिर फेयर मार्केट वैल्यू का। इन दोनों में भी एक
सेलेक्ट करना है और इन दोनों में भी एक सिलेक्शन करनी है। जो आपस में कॉम्बिनेशन मिल जाए वो परसेंटेज उस वैल्यू पे लगा के वो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। इस पे इंशाल्लाह एग्जांपल है, अभी आप पढ़ेंगे, सिर्फ समझिएगा। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो गाड़ी दी है अगर वो रेंट पे ली हो, रेंट पे ली हो, तो फिर भी आपने डिसाइड करना है कि जो रेंट पे गाड़ी दी है वो ऑफिशियल यूज के लिए है, वो पर्सनल यूज के लिए है। एम्प्लॉयर की अपनी गाड़ी नहीं है, रेंट पे ली है और एम्प्लॉयर को दे दी, या फिर पर्सनल और ऑफिशियल दोनों, बोथ पर्पसेस के लिए। अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो एग्जेम्प्ट, वही कॉन्सेप्ट, ठीक होगा। अगर सिर्फ पर्सनल के लिए है तो जितना रेंट है, फॉर एग्जांपल 50,000 पर मंथ रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर, जो रेंट पे गाड़ी लेके अपने एम्प्लॉय को दी हुई है, उसका रेंट एम्प्लॉयर कितना पे कर रहा है, 50,000, ठीक हो गया। तो अब पर्सनल के लिए अगर है तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 12, अगर पूरा साल इसके पास ये गाड़ी थी तो 6 लाख रुपीस एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करो। और अगर ये और बोथ ऑफिस और ऑफिशियल और पर्सनल बोथ के लिए है और रेंट 50,000 हो तो 50,000 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना बचा, 25,000 मल्टीप्लाई बाई 12, जितनी भी वैल्यू आ जाएगी वो एम्प्लॉय की क्या होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। मतलब फिर कितनी, 3 लाख एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने अलाउंसेस कंप्लीट कर लिए और परक्विजिट्स में एक परक्विजिट पढ़ लिया। इस पे अभी आप कोई एग्जांपल नहीं करेंगे, समझिएगा, रूल आपको याद होना चाहिए। इंशाल्लाह जब परक्विजिट्स, इसके बाद अकोमोडेशन है और फिर लोन वगैरह है, ठीक है, जब वो हम पढ़ेंगे तो उसके बाद एग्जांपल्स गिवन है, 7-8 एग्जांपल्स गिवन है, वो फिर हम सारे डिस्कस करेंगे। तो आपको ये चीजें, लेकिन रूल आपको याद होना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अगले लेक्चर में।